कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इतिहासकार कौन था, कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतिहासकार कौन होता है, देखो इतिहासकार कौन होता है। आपने कबाड़ी वाला देखा है, रद्दी वाला, कबाड़ी वाला, पेपर बेच, देखिए देखा है, किस किसने देखा है, देखा है। तो कबाड़ी वाला क्या करता है, कबाड़ी वाला कबाड़ा बीनने का काम करता है। क्या काम करता है, कबाड़ा बीनने का काम करता है। बोतल, प्लास्टिक की बोतल हो, गत्ता हो, किताब हो, अखबार हो, रद्दी हो, सब खरीदता भी है और इकट्ठी भी करता है कबाड़ी वाला, और उसको ले जाकर फिर दूसरे सप्लायर को देता है। वो उससे क्या होता है, चीजें दोबारा से रिसाइकल की जाती हैं, जैसे प्लास्टिक के और प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो कबाड़ी वाले ने क्या किया, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स इकट्ठे किए और उसका रिसाइकल के लिए आगे चला गया। उससे उसने क्या किया, थोड़ा बहुत पूंजी, पैसे कमा लिए, राइट। अब इतिहासकार भी देखो क्या होता है, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं, पुरातत्वविद वह होते हैं जो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। बावले से दिखाई देते हैं, पागल से दिखाई देते हैं, नहीं, खुदाई करते हैं, पुराने इतिहास को जानना, इतिहास का पुनः निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि कोई चीज उन्हें खोद के निकाली, निकालने के बाद उस पर रिसर्च किया, पता लगा फारसी भाषा में थी, अब फारसी भाषा तो नहीं आती, तो फारसी भाषा सीखी, फिर उसको ट्रांसलेट किया और ऐसे हुआ इतिहास का पुनः निर्माण। अब इतिहासकार कौन होता है, तो पुरातत्वविद होते हैं। वो कुछ प्रोडक्ट पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, शिलालेख, अभिलेख और तामपत्र, नहीं सुना है तामपत्र, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, तो उनसे करते हैं रिसर्च और लिख देते हैं, वो हो गए पुरातत्वविद। अब इतिहासकार कौन होते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहासकार जो उन पुरातत्वविदों ने खोज की उसको, उसका रिफरेंस लेते हैं और फिर वो खुद स्वयं जो वस्तुएं, जो सबूत हैं उनको खुद स्टडी करते हैं। और फिर अब देखिए 10 प्रकार के पुरातत्वविद हैं। अब खुजली तो सबको उठती है, नहीं उठती, खुजली मैंने नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अब जब 10 लोगों को और खुजली उठी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। हम भी वायरल होंगे, हम भी वायरल होंगे, हम भी इतिहासकार बनेंगे, हम भी रिसर्च कर, हम पुरातत्वविद बनेंगे। पुरातत्वविद, जो पूरा का अर्थ क्या होता है, पुराना, हजारों साल पुराना, लाखों साल पुराना, उसको निकाल के उसका अध्ययन करना पुरातत्वविद कहलाता है। इतिहासकार कौन होता है, इतिहासकार जो वो पुरातत्वविद है, उसने जो अपने विवेक से रिसर्च किया और अपने विवेक से क्या उसको नोट डाउन किया, बुक पब्लिश करा दी। अब इतिहासकार क्या करेगा, इतिहासकार इंसान ही होगा, गधा थोड़ी होगा। गधा हो सकता है इतिहासकार, इतिहासकार पागल हो सकता है। तो इतिहासकार ने क्या किया, उस पुरातत्वविद के अवशेष को लिया, स्टडी किया, और वो उसने स्वयं भी किया, अंधा थोड़ी था, दिखता तो उसको भी था, पढ़ा लिखा था इतिहासकार। तब उसने क्या किया, उसकी रिफरेंस लिया, और जो 10 गधे थे साथ में पुरातत्वविद, और तो उन्होंने क्या किया। अब देखो जब किसी भी चीज को हम लिखते कॉपी करते हैं, नकल के लिए भी कहते हैं अकल की जरूरत होती है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है, राइट। अब देखिए, तो एक पुरातत्वविद ने क्या किया, एक पुरातत्वविद ने, अब ये का है, क्या लिखा हुआ है, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। अब इसने इसको रिसर्च किया, इसने तो कहा ये खा है, इसने क्या समझ लिया, इसको ख समझ लिया, ख। अब दूसरा जो था पुरातत्वविद, उसने कहा नहीं ये तो चा है,
ये च है। और तीसरा जो था पुरातत्वविद, उसने कहा नहीं, हम होंगे कामयाब, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, ये एम है। क्या है ये? एम है। और चौथा आया, उसने कहा ये डबल एम है। अब ये तो हो गए पुरातत्वविद। कौन हो गई ये? पुरातत्व, पुरातत्वविद। अब जो हुआ, आया इतिहासकार निकल के। इतिहासकार, इतिहासकार ने क्या देखा? इतिहासकार ने इसको भी स्टडी किया, इसको स्टडी किया, इसको स्टडी किया, इसको भी स्टडी किया। क्या भाई यार, ये तो साले सब पागल हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको का बता रहा है, कोई खा बता रहा है, कोई चा बता रहा है, कोई एम बता रहा है, कोई डबल एम में बता रहा है। क्या बता रहा है? डबल एम में हूं मैं तो, इंग्लिश से, इकोनॉमिक्स से हूं। तो अब इतिहास कैसे बदला? इतिहास कैसे बदला? और इतिहासकार क्या करते थे? तारीखों के जादू में खोए रहते थे। इतिहासकार तारीखों के ही जादू में खोए रहते थे। क्यों? क्योंकि इसने बता दी 1970, इसने बता दिया 1971, इसने कहा नहीं नहीं जी ये तो 1825 में था, और नहीं इसने कहा नहीं ये तो 1735 में था। मानकर चलते हैं हम, ये सब क्या चल रहे हैं? मानकर चल रहे हैं। तो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे इतिहासकार। क्यों? क्योंकि अब जब इसने देखा 1970 है, 1971 है, 1825 है, 1735 है, तब इसने सबको स्टडी किया। फिर क्या हुआ? अब ये अंधा थोड़ी था, इसने भी देखा कि इन्होंने ये कहां से लिया है, कहां से रिसर्च किया है, क्या क्या इन्होंने सबूतें जुटाए हैं, क्या क्या इन्होंने सबूतों को जुटाया है, क्या खुदाई की है, क्या रिसर्च किया है, सब उसको स्टडी किया। और फिर उसके बाद खुद भी उसको किया। इसको बोलते हैं डबल लॉकर सुविधा। क्या बोलते हैं? डबल लॉकर सुविधा। इधर से हुआ, इधर से इसने किया, अब निकाल के इसने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला, निचोड़। क्या निचोड़ निकाला? और जो वो निचोड़ निकालता है ना, नींबू वाला, वही कहलाता है इतिहासकार, कबाड़ी वाला। समझ पाए? देखो, कब किस राजा की ताजपोशी होनी है, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों का गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी इतिहासकारों के बीच। इन्हीं तारीखों की तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आजकल तो बहुत तारीखें लग रही हैं, है ना? अच्छा, अगर आपसे सवाल किया जाए, नहीं करते, चलो छोड़िए, जानने दो, क्या करोगे जानकर। तो इतिहासकार तारीखों का प्राय माना जाता था। क्या मानते थे इतिहासकार? तारीखों को प्राय प्रायः माना जाता था क्या? कि समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। अपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, इतिहासकार तो बहुत उबाऊ होते हैं, पागल होते हैं, बावले होते हैं। कभी उस थॉमस एडिसन की फोटो देखिए, देखिए थॉमस एडिसन। मार्गरेट अल्वा की देखिए। अच्छा, जॉनसन बेबी किस किसने देखा है? जॉनसन बेबी। इतिहास तो बहुत उबाऊ है, लेकिन इतिहास उबाऊ नहीं है। बस तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रहती है। नहीं, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है कि इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव में ही होता है? इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए। भाई अतीत पुराना, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पत्थर वाला, आदि मानव। तो अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आया है। अब आज के बदलाव और अतीत के बदलाव में कितना अंतर आ गया। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। किसका जिक्र करने लगते हैं? समय का जिक्र करने लगते हैं। और समय से मुझे एक बात याद आती है, क्या? कि जब सूरज की किरणें, सबसे पहले सूरज कहां उदय होता है? समय। और सूरज की किरणों को आने में धरती पर कितना समय लगता है?
धूप को आने में कितना समय लगता है? मानकर चलते हैं लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। अब सोचो कोई व्यक्ति, सोनू मोनू ले लें, मोटू पतलू ले लेते हैं, मोटू पतलू, मोटू पतलू। अब ये सूर्य पर है, कहां है? सूर्य पर, और सूरज की किरणों को आने में कितना समय लगा? लगभग 8 मिनट। अब सोचिए हम धरती पर हैं, यहां धरती पर, अब यहां से सूरज की किरणें आने पर, सनलाइट आने में 8 मिनट लगते हैं, और मोटू और पतलू सूरज पर गंजे हो गए। गंजे हो गए। कितने बजे हुए गंजे ये? इन्होंने कहा साला पता नहीं गर्मी बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्मी हो रहा है, टकला हो जाऊंगा मैं। क्या हो जाऊंगा? टकला हो जाऊंगा। मोटू बोला मैं नहीं लूंगा, पतलू बोला तुझे ही दूंगा। पतलू क्या बोला? तुझे ही दूंगा। अब ये जब गंजे हो गए, कितने बजे गंजे हुए ये? 7:05 पर गंजे हो गए ये AM। अब इधर से आया डोरेमोन, धरती पर डोरेमोन। अब डोरेमोन ने जब देखा, डोरेमोन को यह बात पता चलेगी कब? 7:13 पर। मोटू पतलू सूर्य पर गंजे हुए 7:05 पर, और डोरेमोन को पता चलेगा 7:13 पर। ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? यही है, वही समय की माया है, और समय ही बलवान है। तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो अतीत और वर्तमान की क्या करते हैं हम? तुलना करते रहते हैं। हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण में आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? तो पढ़ना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, अखबार की जो देन है, किसकी है देन है अखबार? चीन की। चीन की देन है। और कई साल बाद चीन ने अखबार बनाने की विधि को कई सालों तक क्या रखा? छुपा कर रखा। कई सालों तक छुपा कर रखा। कई सालों बाद ये कागज बनाने की विधि हाथ लगी, जो चमत्कार हो पाया। और आपने चाय के घूंट भरते हुए देखा होगा? नहीं देखा है? सुबह सुबह भी देखा होगा, रोड पे भी देखा होगा, स्टेशन पर। सोचा कभी आपने कि चाय और कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा? रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते तो देखा हुआ टुकुर टुकुर चलती है क्या 9 से 12? देखा है? कैसे ना ट्रेन में जब हम बैठते हैं, बस में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, तो बाइक यूं जा रही होती है शू, और चीजें ऐसे जा रही होती है शू। नहीं? यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब से हुआ होगा? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? पैदल करते थे भाई, वो भी नंगे पैर। और आजकल देख लो, आजकल की जो जनरेशन है खतरनाक है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी है मैं बताता हूं, बता दूं। देखो आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है। पहले के जमाने में ज्यादा ज्यादा जमाने की जरूरत नहीं, कुछ दौर पहला जो पिछला दौर था, थोड़ा इससे पहले का दौर था, कपड़े पहनने का एक सुव्यवस्थित तरीका था। और आजकल आजकल तो आप देख ही रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह।
देखते हैं कि नहीं? जूतों के भी ऐसे ऐसे हो गए हैं, और लड़कियां तो इतने मोटे मोटे सॉल के जो है जूते पहनती हैं आजकल। इतनी हाइट इतनी सी, टेंड की सी, और जूता इतना इतना मोटा पहन लिया। अजीब नहीं लगेगा? लगता है कि नहीं लगता? आपको लगता है अजीब? अच्छा, अगर आपके सिर पे सींग उगाए तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा? पूंछ निकल गई यहां से, कैसा लगेगा? तो लोग पैदल यात्रा किया करते थे। देखो, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हो, आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। सोचो, अभी तो क्या करते हैं? व्हाट्सअप चल गया है ना, फोन का व्हाट्सअप, फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया का। ठीक, विल यू मैरी मी? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, करती हूँ। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना? तो सोचा कभी आपने कि जिस समय पे अखबार नहीं था, अखबार नहीं छपते थे, उस समय पे लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी? टेलीफोन तो था ही नहीं। अच्छा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बताओ भाई, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, मानकर चलते हैं 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी 2025 को एक एलियन आया। कौन आया? एलियन। जादू, किस किस ने देखी है जादू? कोई मिल गया। देखिए, आपने देखी है? आपने आपने अच्छा, हीरो कौन सा था? हीरोइन? अच्छा, हीरो ये था। ओहो। अब तो ये बता दो बच्चे कि पुरातत्वविद कौन थे? अच्छा, सबसे पहले लोगों ने कहां बसना शुरू किया? आरंभिक नगर की शुरुआत कब से हुई? नहीं पता? तो कारण बता दो फिर। कारण क्या बता दो कि अभी आपने कितने दिन हो गए देखे हुए कोई मिल गया? 3 साल। बताओ, कोई मिल गया मूवी देखे हुए इसको 3 साल हो गए, और इसको उसका हीरो और ये सब देखो पटर पटर कैसे, देखो कैंची की तरह जवान कच 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 चल रही है, देखो तो सही जरा। फेवरेट है? ओहो, वाओ, वंडरफुल। तो 3 साल, कितने साल? 3 साल। अब 18 फरवरी 2022, 23, 24 और 25, ये आ गए 3 साल। अब इस दिन एक एलियन उतरा था यहां, और उस एलियन ने क्या किया? चाय, कॉफी पी ली। ठंड में बड़ा मजा आता। अच्छा, गुड़ वाली चाय किस किसने पी है? गुड़ वाली, गुड़ वाली चाय सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। और नहीं, वैसे भी अच्छी लगती है मुझे तो, कभी भी दे दो मैं तो कभी भी पी लूंगा गुड़ की चाय। और कुल्हड़ में मिल जाए तो हाँ, सोने पे सुहागा, है ना?
अब देखिए, हम बात कर रहे थे डेट्स की, डेट। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो चलन है सोचने के लिए प्रेरित कर देते थे। समय को हमेशा साल महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता था। भारत में लोगों ने अचानक ही एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा। कैसे चढ़ा? अब इसने पी और भाई मरता मैं ना क्या करता, है ना, मरता क्या ना करता। अब यहां से एक टिंगू आया। कौन आया? कोबरा लिख देते हैं, कोबरा। कोबरा, भाई कोबरा ने कहा, कोबरा तुलनात्मक था। तुलनात्मक हुआ क्या? तुलना करने वाला। जैसे कहते हैं रीस करते हैं, नहीं, देख देख के सीखते हैं, हिरस कर करके, उसको बोलते हैं तुलनात्मक। और कुछ लोग तो तुलनात्मक जीवन ही पूरा तुलनात्मक में व्यतीत करते हैं, तुलनात्मकता में ही व्यतीत करते हैं पूरा जीवन। अभी तक कई देखे, नाम नहीं लेंगे। अब कोबरा ने भी क्या किया, इसको चाय को पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद सांप आ गया, सांप ने भी इसको पीना शुरू कर दिया। फिर एक आया अजीगर, अजीगर ने भी इसको पीना शुरू कर दिया। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4। नागिन भी आई, नागिन ने भी पीना शुरू कर दिया। अब करते 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 हम आ गए 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी 2025। अब कम से कम नहीं तो 500 या 555 ले लेते हैं। 555 आता है ना, वो साबुन भी आता है ना, घड़ी फेना ही लेना, मुंगली घुट्टी 555 पीनी चाहिए। पिए? किस किस ने पिए मुंगली घुट्टी 555? और जलजीरा भी आता है 555। हरिद्वार में तो बड़ा बेतुका बिकता है और फेमस है 555 जलजीरा। अब हम बात कर रहे थे क्या कि अचानक से तो एक दिन सुबह सवेरे नहीं पीना शुरू कर दिया। पहले चाय कॉफी किसने पीना शुरू किया? कोबरा ने पीना शुरू किया। फिर सांप आया, फिर अजीगर ने पीना शुरू किया। अच्छा, और फिर नागिन ने पीना शुरू किया। तो धीरे 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 करते करते अब मैं आपसे अगर पूछूं, मेरा सवाल सिर्फ एक है। क्या सवाल है? कि चाय की शुरुआत कब से हुई? एक दिन से नहीं हुई ना, धीरे 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 जबान पर चढ़ने लगी। और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। खास बदलाव कहने का मतलब क्या है? विस्तार होना शुरू हो जाएगा, तब हम मान सकते हैं कि हाँ भाई ये हुआ। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब और कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। वह कौन, अच्छा, चप्पल, हवाई चप्पल पहनता था वो, बाटा की। क्यों? क्योंकि वो जो अभी आया ना डायलॉग है लड़कियों का, क्या, चप्पल से मारूंगी, वो डायलॉग बच्चे वहीं से आया है। ठीक, वो डायलॉग वहीं से आया है। तो इतिहासकार ये लिखते थे कब शासक कौन सा गद्दी पर बैठा,
और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, किस बात पर ध्यान देते हैं कि वह अपनी रोजी रोटी किस तरह चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने थे, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, संस्कृति और समाज किस तरह बदले। और आज का समाज में और पुराने के समाज में धरती आसमान का फर्क है। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि जो बदलाव आए, उस समय का इतिहास था और वर्तमान के इतिहास की जब हमने तुलना करी, प्राचीन इतिहास की और वर्तमान के इतिहास की जब हमने क्या करी, तुलना करी, तुलना करके क्या हुआ, तुलनात्मक हुआ। तभी तो उसमें जब तुलना देखी, तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया तो क्या आया, बदलाव आया। क्या आया? बदलाव आया। क्यों? क्योंकि पहले के महाराज बाटा की चप्पल पहनते थे और वहीं से वो डायलॉग निकला, चप्पल से मारूंगी। कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता था? क्योंकि सारी तो महत्वपूर्ण नहीं होती है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिस तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। कुछ खास घटनाओं को हम महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। यह अध्ययन का विशेष बदलाव पैदा करता है और विषय बदल जाता है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। आखिरी कौन हो गया भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल आएगा तो क्या लगाएंगे? मोहर लगाएंगे मोदी सरकार पर। हाँ, किस पर लगाएंगे? देखो, सोशल मीडिया की इस दुनिया में केवल किताब ही आपको डूबने से बचा सकती है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में केवल किताब ही आपको डूबने से बचा सकती है। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं और अलग अलग अध्यायों में हम एक दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेजेली, बेंटिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का भी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहासकार इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। इन अधिकारी जो मैंने बात करी और इनकी क्या गतिविधि हो गई, इनकी नीतियां क्या थी, इनकी उपलब्धियों के आधार पर यह सब तय होता था। और यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं,
जब हम इतिहास या कोई कहानी, भाई इतिहासकार क्या लिखेगा, इतिहास ही लिखेगा, कहानीकार क्या लिखेगा, कहानी लिखेगा, तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। टुकड़ों में, कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और अगर किसी ने हमारी भारत भूमि पर आंख उठाकर भी देखा तो क्या करेंगे, टुकड़ों में भेजेंगे। किसमें बैठेंगे, भेजेंगे, टुकड़ों में भेजेंगे। तो टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को एक इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। क्या होती है, मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, इतिहास का गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, भारतीयों की कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए, जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, नए मंदिर महत्वपूर्ण हो जाएंगे जिनका अभी जो है क्या है, खुदाई चल रही है। मैंने क्या बताया, पुरातत्वविद। अब संभल में अभी शिव जो है शिव मंदिर ढूंढा, निकाला, और एक जगह और निकला है, उसको भी जो है क्या किया था, छुपा रखा था। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, लाल लाल चुनरी। तो क्या करते थे, इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब अब वह मंदिर जो संभल में खोजा गया, सर्वे करने के बाद निकल के आई बात, तो महत्वपूर्ण हो गया। अब नया मंदिर हुआ ना, है तो हजारों साल पुराना, लेकिन अब डिस्कवर किया गया, उसको कितने दिनों तक क्या किया, उसको छुपा कर रखा। लोगों ने रखा है, और किसने रखा, और कौन रखेगा, कोई ऊपर से कोई थोड़ी आएगा फरिश्ता। फरिश्ता आ गया है, फरिश्ता आया है, ऊपर से ताजपोशी हुई है, तभी वह मंदिर प्रकट हो गया। नहीं तो क्यों, क्योंकि देखो कितने दिनों से लोगों के इर्द गिर्द ही तो था वो मंदिर, लेकिन नहीं आया। क्यों, क्योंकि समय बलवान है, और जब समय आता है तो इंतजार नहीं करता किसी का, इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता, किसी का भी नहीं करेगा, किसी का भी नहीं। भारतीयों की देखो गतिविधियों के मायने नहीं रखती, और उनके लिए क्या था, वहां कोई जगह नहीं थी। तो फिर क्या था, इतिहास को अलग अलग खाका में बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हो, नई तिथियों को महत्व, पुरानी को तो दिया जाएगा, दिया जा रहा था, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हम महत्वपूर्ण भी रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नई तिथियां भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और हम अवधि को कैसे तय कर सकते हैं, भाई इस अवधि को हम कैसे तय कर सकते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, जेम्स मिल, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जेम्स मिल बोलते हैं ये क्या, कि 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक इन्होंने क्या लिखी, किताब लिखी। लेखक है भाई ये, गायक नहीं है, लेखक। कौन सी किताब लिखी, ब्रिटिश भारत का इतिहास, एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत में इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, कितने हो गए, 1 2
तीन, तीन कालखंडों में बांटा। और कालखंडों में इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, इसकी भी एक वजह, हर चीज की वजह होती है। क्या होती है? हर चीज की वजह होती है। और विश्वास करो, कोई भी तुमसे संयोग से ही नहीं मिला, भगवान ने हर चीज की योजना बनाई है। उस ईश्वर ने हर चीज की योजना बनाई है। इस सृष्टि का निर्माण बच्चे जो है ना, देखो जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो बड़ी चालाकी से हुआ है, एकदम एक्यूरेट, कोई इधर उधर नहीं, मेजरमेंट एकदम परफेक्ट। डिलीट जितना तेजी से होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर सरकारी नौकरी हो या फिर रिश्ते नाते, सब रिश्तेदार हो, है ना। आदि शक्ति है वो देवों के देव हैं। गंगा है जिनकी जटाओं में, वो मेरे महादेव हैं। हर हर महादेव। जल्दी बता बच्चे, बहुत देर हो गई तेरे को। हम एक दौर में खासियतों, उनके केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। शब्द अतीत के बारे में हमें विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। एक अवधि से दूसरी अवधि में आए बदलावों का क्या महत्व है। देखो, एक अवधि से दूसरी अवधि, एक अवधि से दूसरी अवधि में जो बदलाव, एक अवधि से दूसरी अवधि में जो बदलाव का क्या महत्व है। ये जो बदलाव का महत्व है, यही तो संधि है। संधि क्या कहते हैं? संधि को भाई दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो मिला क्या होता है, बदलाव होता है, उसको बोलते हैं हम संधि। और यहां पर भी तो क्या हो रही है? संधि हो रही है, नहीं हो रही है। और दूसरा उदाहरण बता दूं, देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए होते हैं। थप्पड़ मारने के लिए भी क्या है? एक गाल तो चाहिए ना, नहीं चाहिए तेरे पड़ जाएगा थप्पड़। जय हो। नहीं, हर चीज माइनस भी होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस कर दे, नहीं होगा। प्लस प्लस कर दे, नहीं होगा। एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। बिजली कड़कते हुए देखिए, बिजली कड़कते हुए, बिजली कैसे कड़कती है? बादलों में देखो क्या होता है, बादलों में क्या होता है? पानी होता है, नमी होती है। और जब हवा चलती है, क्या चलती है? हवा चलती है, एकदम रॉकेट की तरह हवा चलती है, ठंडी ठंडी। तो और जो बादलों में क्या होती है? नमी होती है। जब वो हवा चलती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? और अणु और परमाणु, सुना है? अणु और परमाणु, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। जब हवा चलती है तो वो एक दूसरे में क्या है? वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो क्या हो जाता है? घर्षण होता है, और उस घर्षण से बिजली चमकती है। क्या चमकती है? बिजली चमकती है। हम कहते हैं बिजली। बिजली की देखो बीड़ी भी आती है, पिए बीड़ी आप? बीड़ी कौन पीता है? देखो, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। देखो, मिल को क्या लगता था, जो इन बदलाव आए एक अवधि से दूसरी अवधि में के मध्य जो बदलाव का महत्व होता था, मिल को लगता था, मिल कौन है? ये मिल, कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। किससे पीछे हैं? यूरोप से पीछे हैं। क्या कह रहे हैं ये मिल कह रहे हैं सारे एशियाई समाज में सभ्यता के मामले में
यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। और वो तो आज भी है, अंधविश्वास का बोलबाला आज भी है, और आज तो बिल्कुल चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर। किस पर है? चरम सीमा पर। हर चीज का समाधान बच्चे आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से समझने की जरूरत है, अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हिंदू और मुसलमानों का ही तानाशाहों का ही राज चलता था, और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। देखो, मिल की राय में क्या था? ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। क्या किया जाए? यूरोप शिष्टाचार, कला, संसाधनों और कानून को लागू किया जाए, कानून व्यवस्था को लागू किया जाए। और मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मिल ने क्या था? यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये मिल साला भारत पर जो है क्या करेगा? कब्जा करने के लिए। देखो, बुक में लिखा है, बुक में भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उद्देश्य क्या था इसका? कि सारी जनता को, भारतीय जनता को ज्ञान, सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अंग्रेजों की मदद के बिना क्या कर सकता है? हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन काल से पहले सारा अंधकार का दौर था। अंग्रेजी शासन काल से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या थी? क्या है? उसके हिसाब से अगर हम ऐसा करते हैं कि, तो इसका मतलब है, यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं, और समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती हैं भाई। समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती हैं। ये क्या है? जॉल। क्या है? जॉल। देखो, अकबर था ना, अकबर अपने रसोई घर में गंगा जल ही प्रयोग करता था। जब खाना बनाने में, सब चीज में वो गंगा जल का प्रयोग करता था अकबर। देखो, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है।
कहां से आई है? पश्चिम से आई है। और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे? किताब और अपना जीवन खुली किताब की तरह मत रखिएगा कि कोई भी आएगा और फाड़ के चला जाएगा। समझ रहे हैं? बुझाया? अध्ययन के लिए क्या होता है? अध्ययन बताओ भाई, अध्ययन क्या होता है? मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की कोई विशेषता नहीं थी, और आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे हम अपना सकते हैं, जैसा कि आप किताब में पढ़ते हैं। और एक किताब देखो, एक मूक किताब, क्या मूक, एक मूक किताब हमें, ये भी कौन है? लेखक है जेम्स मिल। इसके विचार जो हम आपसे विचार विमर्श हो रहा है, जेम्स मिल की किताब जो लेखक है इन्होंने लिखी है उसके बारे में हो रहा है भाई, इनके बारे में जो जो भी इन्होंने लिखा। अब देखो, जेम्स मिल ने, कोई भी एक लेखक है, अच्छा लेखक की आप किताब पढ़ेंगे, उसने 30-35 साल के करियर में या 50 साल के करियर में एक किताब को लिखा, और उस किताब को लिखकर अब इतिहास ग्रंथ, ऋग्वेद, चारों वेद, सारे हमारे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ कितने हजारों साल पहले लिखे गए, और आप उनको जो है ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। अब उनको उसको आपने क्या, एक मूक किताब को आपने पढ़ लिया। सोचो, आपने इस किताब को, ये किताब किसी ने 35 साल में लिखी होगी, 35 साल में एक किताब लिखी और उसने अपने अनुभव और सारी चीजें लिखी, और लिखने के बाद आपने इस किताब को 3 से 4 दिन में, 5 दिन में पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद 2 से 4 दिन गटक लिया, 2 से 4 दिन में इसको गटक लिया। तो आप उन 1 महीने में, चलो 1 महीना मान लेते हैं, अब 1 महीने में आपने 5000 साल पुरानी जानकारी अपने दिमाग, मतलब आपने क्या किया, आप तो समय से भी तेज हो गए। वे क्या बात है, आप तो समय से भी तेज हो गए। तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और आज अगर मेरे को लगता है, आज अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्यों? तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या हम डॉक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं? हम बोलते हैं क्या, हॉस्पिटल जा रहे हैं? नहीं। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। तो आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं हम क्या हैं, अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हो गई पुष्टि, हो गई, क्लियर? तो किताबें हमें हमेशा पढ़नी चाहिए। देखो, अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक क्या है, होता है ये? अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। क्या किया? राजस्व वसूल किया, राजस्व वसूल। और आपने देखा होगा आजकल राजस्व विभाग, जिसमें लगते हैं पटवारी, तहसीलदार,
वकील और अन्य, और इससे मिलकर बनती है एक तहसील। क्या बनती है? तहसील। तो राजस्व वसूल किया, अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों से ही तो सीखा। तो देखो किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, सारे खर्चों का निपटारा के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि क्या ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? यह क्या है? प्रक्रिया है। हर चीज प्रक्रिया में होती है और यह प्रकृति का ही नियम है। क्यों? देखो सुबह होगी, सुबह के बाद दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, और फिर दिन छिप जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त होता है, सूर्य अपनी स्थिति पर रहता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य भी घूमता है। इसी को कहा जाता है औपनिवेशिकरण। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। क्या दिया गया? कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हम किस तरह तरह से जान सकते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार को स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं इतिहासकार इस्तेमाल? स्रोतों का। प्रशासन अभिलेख तैयार करते हैं। क्या करते हैं? देखो, प्रशासन अभिलेख, प्रशासन अभिलेख तैयार करते हैं। और अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी, अंग्रेजों की क्या थी? मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या मान्यता थी? कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जाता था और उन पर वाद विवाद भी किया जाता था। वाद विवाद किया जा सकता था उन पर। क्या किया जा सकता था? वाद विवाद। आज भी होता है। कैसे होता है? कोर्ट केस नहीं चलते हैं? कोर्ट केस तो ये क्या है? वाद विवाद ही तो है। एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है। फौजदारी और दूसरा कौन सा होता है? बताओ। अब इन समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए देखते नहीं आप, रिकॉर्ड रूम होता है, आज भी है ना रिकॉर्ड रूम। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संसाधनों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए दिए। अभिलेख कक्ष, ये अभिलेख लिखवाए और उनको कक्ष में रखा गया, जैसे कि पुस्तकालय होता है ना, लाइब्रेरी। क्या? लाइब्रेरी नहीं देखिए? तहसीलदार के दफ्तर लिखा है ना, तहसीलदार लिखा है ना, ये रहा तहसीलदार। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। कैसे भाई? उसका रिकॉर्ड रूम अपने उसके पास है अपना, उसका रिकॉर्ड रूम उसके। कलेक्टर का होगा तो कलेक्टर का रिकॉर्ड रूम कलेक्टर के पास होगा, तहसील के दफ्तर होंगे,
कमिश्नर के दफ्तर होंगे, प्रांतीय सचिवालय होंगे, कचहरी होंगी, तो उनके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए, लाइब्रेरी बना दी, पुस्तकालय। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आप आज भी देख सकते हैं, मिलेंगे आपको। आप सर्च कीजिए, घूमिए, भटकिए। जैसे भिखारी नहीं भटकता है, भीख मांगता रहता है। भटकिए थोड़ा जाकर, पता चल जाएगा। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? नकल बनाई जाती है। और नकल के लिए भी क्या होती है? अकल की जरूरत होती है। और उसके लिए अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, नकल के लिए भी क्या होता है? अकल की जरूरत होती है। देखो, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्यों हुआ? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व बताओ भाई, महत्व क्या होता है? अभी समझाया था ना महत्व क्या होता है। महत्व देखो, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता है। किससे? सही ढंग से जानना जरूरी होता है। और हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत होती है। उसे अच्छे से जानने की जरूरत होती है। तो 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहां मिलने वाले बड़े पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसल का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। शासन चलाने के लिए इन बातों को जानना जरूरी था। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता था? देखो, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। और इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाकर रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्यवाही की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं जो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक और पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, बताओ भाई, छपाई, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यस, आलू कचालू बेटा कहां गए थे, बंदल की टोकली में सो रहे थे। गुटेनबर्ग। किसने किया है?
गुटेनबर्ग ने किया है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, आज भी होती है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। पढ़ना लिखना जानते थे, उनने लिखे हैं। इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। थोड़ी सी और कोशिश करनी है, थोड़ी सी और कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ी सी और कोशिश कैसे करेंगे जानने से? आपने क्या करनी है? एक टॉर्च लेनी है। क्या लेनी है? एक टॉर्च लेनी है और लाइट भागे ना, जब अंधेरा हो जाए, एकदम अंधेरा कायम रहे, तमराज किल्विस। किस किसने देखा है तमराज किल्विस? अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान किसने देखा है? अच्छा, डोरेमोन किसने देखा है? आजकल तो सब पबजी वाले हैं। कौन से हैं? पबजी खेलते हैं। नहीं देखता हूं मैं, आजकल लगे पड़े हैं पबजी खेलने में। कितने तो मर भी गए, नहीं कितने मर गए, मर जाते हैं खेलते खेलते ही पबजी। क्या मिलता है उस पबजी में? लगाव हो जाता है उससे। क्या होता है? लगाव, एकदम पागलपन। ये भी क्या है? एडिक्शन है, नशा है। दारू ही पीना नशा नहीं होता है। नशे भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कि सांप होता है ना, सांप। सांप देखा है आपने? सांप। नागिन देखिए, नागिन। नागिन पिक्चर किसने देखी है? मैं नागिन नागिन नागिन। देखो, सांप भी कई तरीके होते हैं। एक तो होते हैं टॉक्सिक, उनमें जो जहर होता है टॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक जहर। कहां होता है जहर? सांप का मुंह होता है तो मुंह के ऊपर जो दो दांत होते हैं, उस दांत के ऊपर, यहां ऊपर की तरफ जो उसकी कोशिकाएं होती है उसमें होता है। और जैसे ही वो गड़ाता है और वो उस ऊपर से फुहारा निकल जाता है। अब देखो, एक के जहर जो होगा वो इसको, दिमाग को, खोपड़ी को क्या कर देगा? सुन्न कर देगा एकदम। और एक से क्या होगा? एक से पूरे ब्लड को क्या करेगा? दही की तरह जमा देगा। क्या कर देगा? दही की तरह जमा देगा। और एक होता है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, पानी वाला सांप, उसमें तो जहर ही नहीं होता है। लोग दहशत से मर जाते हैं। किससे मर जाते हैं? दहशत से। कैसे? सांप ने काटा भी नहीं, लेकिन उसको लगा कि कुछ चुभा सुई जैसा, और सांप दिख गया अचानक। बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, हार्ट फेल हो गया उसका। सांप ने काट लिया, अब मैं मर गया। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। उसने सोचा सांप ने काट लिया और मैं मर गया, और वो मर गया, हार्ट फेल हुआ और मर गया। तो एक किताब क्या होती है? मूक होती है, और उसको हमें पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़नी चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो किसी लेखक की हो, अच्छी किताब होनी चाहिए। और आपको यह बात भी समझ में आने लगेगी। विश्वास करो, कोई भी तुमसे संयोग से नहीं मिलता। भगवान ने हर चीज की योजना बनाई है। और 2 दिन का मेला, आगे अकेले जाना है, जीवन तो तय है पर मोक्ष महादेव से पाना है। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नए दिन के साथ।